नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय। विद्यार्थियों, एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सामान्य भाषा में हम ये कहते हैं कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र के नागरिकों को एक वर्ष के अंतर्गत प्राप्त पारिश्रमिक का जोड़ होती है। और हम कहते हैं कि एक वर्ष में एक राष्ट्र के नागरिकों ने अपने स्रोतों के द्वारा आय का अर्जन किया। और इन अर्थों में हम ये कहते हैं कि मजदूरी एवं वेतन, लगान, ब्याज एवं लाभांश राष्ट्रीय आय के भाग बनते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से की गई, जिसमें हम कुछ परंपरागत परिभाषाओं को लेकर के चलते हैं और कुछ हम आधुनिक परिभाषाओं को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की परंपरागत परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई। प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में परिभाषित किया। उनका यह मानना था कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उस राष्ट्र का वह कुल उत्पादन और भौतिक उत्पादन है जो कि एक राष्ट्र का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर के एक वर्ष में उत्पादित करता है। इसलिए उन्होंने उत्पादन के दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। इसी तरह से राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रोफेसर पीगू के द्वारा की गई। उन्होंने राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय के रूप में विवेचना की, शुद्ध उत्पादन के रूप में विवेचना नहीं की जैसी मार्शल ने की। उनका यह मानना था कि एक राष्ट्र के अंतर्गत यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना सही तरीके से करना चाहते हैं अथवा उसे परिभाषित करना चाहते हैं तो मौद्रिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र की शुद्ध निव्वल आय का वह भाग है जो कि मुद्रा के रूप में मापी जा सकती है। इन अर्थों में उन्होंने अपने उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया, यदि एक मालिक नौकरानी के रूप में किसी की व्यक्ति की सेवाएं लेता है तो राष्ट्रीय आय का भाग होंगी, लेकिन यदि वही व्यक्ति उस नौकरानी से शादी कर लेता है तो वो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होंगी। इस प्रकार मौद्रिक दृष्टिकोण से उन्होंने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का प्रयास किया। मौद्रिक दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रोफेसर पीगू द्वारा की गई वह सही विश्लेषण अर्थों में सही है, क्योंकि वही दृष्टिकोण जो है बाद में हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने अडॉप्ट किया राष्ट्रीय आय के आंकड़े में। तीसरी परिभाषा राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो की जाती है वो उपभोग के दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। उपभोग के दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का प्रयास प्रोफेसर फिशर के द्वारा किया गया। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय आय का जो भाग मौद्रिक रूप में उत्पन्न किया जाता है वह वास्तव में राष्ट्रीय आय नहीं कहलाता, बल्कि एक वर्ष में एक व्यक्ति ने उस भाग का कितना उपयोग किया है वही राष्ट्रीय आय का भाग बनता है। इस प्रकार उन्होंने उपभोग के दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का प्रयास किया। बाकी शेष वो मान के चलते थे कि जो उत्पादन है वो पूंजी योग में वृद्धि होगा, केवल किया गया उपभोग का भाग ही राष्ट्रीय आय का भाग बनेगा। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे द्वारा इस वर्ष में उत्पादित किया जाता है वह राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा जितनी सेवाएं इस वर्ष मैंने ली हैं केवल वही राष्ट्रीय आय का भाग होंगी। और इस आधार पर उन्होंने अपने शब्दों में राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का प्रयास किया। और इन अर्थों में यदि हम लेके चलते हैं तो हम यह पाते हैं कि ये फिशर की जो परिभाषा दी गई थी उपभोग के आधार पर वो वास्तविक अर्थों में सही प्रतीत नहीं होती है, व्यवहारिक अर्थों में, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आयों की गणना करना ही इतनी मुश्किल है तो उपभोग की गणना करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय की गणना का आधार उपभोग को बनाया, जिसका विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है। इन तीनों परिभाषाओं के अतिरिक्त, क्योंकि एक परिभाषा उत्पादन के आधार पर थी, दूसरी आय के आधार पर, तीसरी उपभोग के आधार पर, अतः उनमें सब में कोई ना कोई कमियां पाई गई। अतः विद्यार्थियों संशोधित रूप में आधुनिक परिभाषा के रूप में एक परिभाषा को इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में, और वह यह कहती है कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय
प्रचलित कीमतों पर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योगफल मानी जाती है। इस प्रकार से वर्तमान के अंतर्गत हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत, तो हम आधुनिक परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और गणना करके एक परिणाम पर पहुंचते हैं कि एक वर्ष में कितनी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ और उनको प्रचलित कीमतों से हम गुणा कर देते हैं। विद्यार्थियों, ये एक सामान्य भाषा में मैंने आपको स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ लेकर के चलूंगी कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या होती हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 3 परिभाषाओं के आधार पर हम गणना करते हैं, तो हम कहते हैं एक अर्थव्यवस्था में जीएनपी भी प्राप्त होती है, एक अर्थव्यवस्था में जीएनआई भी प्राप्त होती है, एक अर्थव्यवस्था में जीएनई भी प्राप्त होती है। और हम कहते हैं यदि तीनों ही विधियों को आधार माने, उत्पादन, आय एवं उपभोग, तो हम ये मान सकते हैं कि एक वर्ष के अंतर्गत यदि सही गणना की जाए तो एक सर्वसम्मानिका हम स्थापित कर सकते हैं कि उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जीएनपी बराबर होगी जीएनआई की और जीएनआई बराबर होगी जीएनई की। अर्थात एक अर्थव्यवस्था का कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होगा कुल राष्ट्रीय आय के और कुल राष्ट्रीय आय बराबर होगी कुल राष्ट्रीय उपभोग के। यदि गणना सही तरीके से की जाए तो हम एक सर्वसम्मानिका को स्थापित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम मिलेंगे आपसे पुनः कि राष्ट्रीय की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, उन अवधारणाओं का विश्लेषण आपके साथ किया जाए।